पुराने ज़माने की बात है, जब वफादारी को दौलत से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और इज़्ज़त इंसान के किरदार से पहचानी जाती थी। इसी दौर में सलीम नाम का एक शख्स बादशाह के महल में मुलाजिम था। वो ना किसी बड़े ओहदे पर फाइज था और ना ही बेशुमार दौलत का मालिक, मगर अपनी ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की वजह से सबके एतमाद का मरकज़ था। वो बरसों से दरबार की खिदमत कर रहा था, वक्त का पाबंद, ज़बान का सच्चा और नीयत का साफ। महल की चमक दमक से दूर शहर के एक खामोश कोने में उसका छोटा सा घर था। वही उसकी असल दुनिया थी। उसकी बीवी आयशा नर्म मिजाज और साबिर औरत थी, जो थोड़े में खुश रहना जानती थी। उनकी बेटी नूर ज़हीन और समझदार लड़की थी, जो माँ का हाथ बटाती और बाप की इज्जत करती थी। घर में आसाइशें कम थीं, मगर सुकून बहुत था। शाम को जब सलीम ड्यूटी से वापस आता तो आयशा दरवाजे पर मुस्कुराती हुई मिलती और नूर खुशी से उसके गले लग जाती। यही लम्हे उसकी सारी थकन उतार देते थे। मगर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आयशा ने हल्की सी कमजोरी की शिकायत की। पहल किसी ने ज्यादा तवज्जो न दी। सलीम ने समझा शायद मौसम की तब्दीली का असर है, मगर कमजोरी चंद दिनों में शिद्दत इख्तियार करने लगी। आयशा के हाथ कांपने लगे, चेहरे की रौनक मांद पड़ गई और वो बिस्तर से उठने के काबिल न रही। नूर की आंखों में खौफ उतर आया। वो माँ के पास बैठती, पेशानी सहलाती और खामोशी से दुआएं मांगती रहती। सलीम ने फौरन शहर के हकीमों से रुजू किया। एक आया दवा दे गया, दूसरा आया नुस्खा लिख गया, तीसरे ने तावीज़ तक दे दिया, मगर किसी इलाज से अफाका न हुआ। हर गुजरता दिन आयशा को मजीद कमज़ोर कर रहा था। आखिर एक बूढ़े हकीम ने नब्ज देखकर संजीदा लहजे में कहा, ये आम बीमारी नहीं, जिस्म में किसी जहरीली शय का असर महसूस होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ताकत ख़त्म कर रहा है। ये सुनकर सलीम का दिल दहल गया। जहर? मगर कैसे? उनका तो किसी से कोई दुश्मनी न थी। इस रात घर में गहरी खामोशी थी। सलीम बेबसी से बीवी का हाथ थामे बैठा था। नूर आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। खौफ हर तरफ फैला हुआ था, मगर दिल के किसी कोने में एक आखिरी उम्मीद अब भी रोशन थी, शायद कहीं से कोई मौजज़ा हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। घर में अंधेरा और खामोशी थी। सिर्फ आयशा की हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नूर हस्बे मामूल माँ के सरहाने बैठी थी और सलीम एक कोने में बेबसी से दीवार को तक रहा था। इसी आलम में आयशा को हल्की सी नींद आ गई। अचानक उसने घबराकर आंखें खोल दी। उसकी सांस तेज चल रही थी। नूर फौरन झुककर बोली, अम्मी क्या हुआ? आयशा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने अजीब ख्वाब देखा है, जैसे मैं महल के अंदर हूँ और शाही खजाने के एक पुराने कमरे में एक कदीम नुस्खा रखा है। किसी ने कहा कि इसी में मेरी शिफा है, मगर वो सिर्फ उसे मिलेगा जो सच्चे दिल से तलाश करेगा। सलीम ने चौंक कर बीवी की बात सुनी। ख्वाब? मगर इस वक्त हर इशारा उम्मीद लग रहा था। नूर की आंखों में पहली बार खौफ के साथ साथ अज़्म की चमक भी नमूदार हुई। इन्हीं दिनों महल से भी एक परेशान कुन खबर आई। शहजादा कामरान अचानक एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी अलामात अजीब थीं, शदीद कमजोरी, बेहोशी के दौरे और बेतरतीब सांसें। दरबार के बेहतरीन हकीम जमा थे, मगर कोई बीमारी की जड़ न समझ सका। महल में बेचैनी फैल गई थी। सिपाहियों की चाल में इस्तराब था। खादिमाओं की सरगोशियां बढ़ गई थीं और खुद बादशाह फिक्रमंद दिखाई देते थे। जब ये खबर सलीम तक पहुंची तो उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। आयशा की बीमारी और शहजादे की तकलीफ, क्या ये महज इत्तेफाक था? इसी रात नूर ने फैसला कर लिया। वो खामोशी से वालिद के पास आई और बोली, अब्बा जान, अगर अम्मी के ख्वाब में सच्चाई का एक जर्रा भी है तो मुझे महल जाना होगा। अगर वाकई कोई कदीम नुस्खा मौजूद है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। सलीम चौंक उठा। नूर, तुम जानती हो महल तक पहुंचना आसान नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। नूर की आवाज में गैर मामूली पुख्तगी थी। अम्मी की जान खतरे में है। अगर मैंने कोशिश ना की तो सारी उम्र पछताऊंगी। सलीम ने बेटी के चेहरे की तरफ देखा। वहां खौफ नहीं, सिर्फ अज़्म था। एक बाप का दिल कांप उठा, मगर वो जानता था कि बाज़ औक़ात हिम्मत ही वाहिद रास्ता होती है। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटी। यूं एक बेटी ने अपनी माँ की जिंदगी के लिए खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया। अगली सुबह नूर ने अपना दुपट्टा मजबूती से सर पर लिया और खामोशी से घर से निकल गई। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद था, महल तक पहुंचना।
वो जानती थी कि बराह रास्त अंदर दाखिल होना नामुमकिन है, इसलिए उसने रास्ता अकल से निकालने का फैसला किया। महल में उन दिनों शहजादे की बीमारी के बायस इजाफी खादिमा और मददगारों की ज़रूरत थी। नूर ने सलीम की मुलाजिमत का हवाला दिया और ये पेशकश की कि वो बीमार शहजादे की खिदमत में हाथ बटा सकती है। सलीम की बरसों की वफादारी के बायस पहरेदारों ने उसे फौरन रद्द न किया और बात आगे पहुंचा दी गई। कुछ देर बाद नूर को शाही हकीम रहमान के सामने पेश किया गया। सफ़ेद दाढ़ी, संजीदा आंखें और थका हुआ चेहरा, वो कई रातों से जागे हुए लग रहे थे। उन्होंने नूर को गौर से देखा और पूछा, तुम क्या मदद कर सकती हो? नूर ने एतमाद से जवाब दिया, मैं बीमारियों की माहिर नहीं, मगर खिदमत और तीमारदारी जानती हूँ। शायद मैं किसी काम आ सकूं। हकीम ने चंद लम्हे सोचा, फिर इजाजत दे दी। जब नूर पहली बार शहजादा कामरान के कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल धक से रह गया। शहजादा बिस्तर पर कमजोर पड़ा था, चेहरा जर्द, आंखों के नीचे गहरे साए, सांस बेतरतीब। वो मंजर उसे अपनी मां की याद दिला गया। वही कमजोरी, वही बेबसी। नूर के दिल में अचानक एक ख्याल उभरा, क्या ये महज इत्तफाक है कि दोनों की अलामात एक जैसी हैं? अगले चंद दिनों में नूर ने खामोशी से मुशाहिदा किया। शहजादे को भी वही अचानक कमजोरी के दौरे पड़ते जैसे आयशा को, कभी तेज बुखार, कभी बेहोशी। नूर का शक मजबूत होने लगा कि दोनों बीमारियों की जड़ एक ही है। एक दोपहर वो महल के पिछले हिस्से में वाक़े पुराने बाग से गुजर रही थी। वहां एक कदीम कुआं था जिसके इर्द गिर्द कम ही कोई आता जाता था। नूर को जमीन पर कुछ जली हुई जड़ी बूटियों के निशान और मिट्टी में दबी कोई धात की झलक नजर आई। तजस्सुस ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो झुककर देखने लगी। मिट्टी हटाते ही एक जंग आलूद कोना नुमाया हुआ। थोड़ी मेहनत के बाद उसे अंदाजा हुआ कि यह किसी संदूक का ढक्कन है। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई मौजूद न था। चंद लम्हों बाद एक कदीम मट्टी में दबा हुआ संदूक उसके सामने था और यूं राजों का दरवाजा खुलने वाला था। नूर ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर से बोसीदा कपड़े में लिपटे चंद कागजात, कुछ खुश्क जड़ी बूटियां और एक पुरानी शीशी बरामद हुई। कागजात पर स्याही मदहम हो चुकी थी, मगर तहरीर अब भी वाज़ेह थी। ये किसी आम तबीब के नोट्स नहीं लगते थे, बल्कि बाकायदा तरतीब से लिखा गया एक मुकम्मल नुस्खा था। साथ ही जहरीले पौधों और उनके तरियाक के बारे में तफसीली वजाहत दर्ज थी। नूर फौरन वो कागजात लेकर शाही हकीम रहमान के पास पहुंची। हकीम ने जैसे ही तहरीर पढ़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो धीरे से बोले, ये तहरीर, ये अंदाज, ये तो हकीम करीम का है। नूर ने हैरत से पूछा, हकीम करीम कौन थे? हकीम रहमान ने गहरी सांस ली। बरसों पहले वो इसी महल के सबसे काबिल शाही तबीब थे। इल्म में बेमिसाल, मगर एक गलत फहमी की बुनियाद पर उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद वो गोशा नशीन हो गए। कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। नूर ने जल्दी से पूछा, क्या उनका कोई बेटा था? हकीम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ फरीद, वो अपने बाप की बेइज्जती पर बहुत दिल गिरफ्ता था। उसे यकीन था कि दरबार ने उनके साथ नाइंसाफी की। ये सुनते ही नूर के जहन में जैसे बिजली कौंध गई। उसने वो सफ़ा आगे किया जिसमें एक मखसूस पौधे का जिक्र था, ऐसा जहर जो फौरन असर नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को कमज़ोर करता है और इसकी अलामात आम बीमारी जैसी महसूस होती हैं। हकीम रहमान ने बेयकीनी से कहा, ये वही अलामात हैं जो शहजादे में जाहिर हो रही हैं। नूर की आवाज़ मध्यम मगर पुरएतमाद थी, और मेरी माँ में भी। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि कुछ माह पहले महल में एक बड़ी जश्न की तकरीब मुनक्किद हुई थी। उस दिन खाने पीने का इंतज़ाम बैरूनी बावर्चियों के सुपुर्द था। फरीद उन्हीं में शामिल था। उसने मौका पाकर एक ख़ास पकवान में इसी जहरीले पौधे का अर्क मिला दिया था। मिकदार इतनी थी कि फौरन मौत ना हो, मगर वक्त के साथ जिस्म को तोड़ दे। यूं सच सामने आने लगा। ये कोई कुदरती बीमारी न थी, बल्कि बरसों पुराने इंतकाम की आग का नतीजा थी। शहजादा और आयशा दोनों इस साजिश का शिकार बने थे। अब राज खुल चुका था, असल सबब सामने था, और अब सवाल ये था, क्या इस कदीम नुस्खे में वाकई उस जहर का तरियाक मौजूद था? शाही हकीम रहमान ने कदीम नुस्खा एक बार फिर गौर से पढ़ा। उनकी आंखों में संजीदगी थी, मगर अब उसके साथ एक हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी।
अगर ये वाकई हकीम करीम का लिखा हुआ तर्याक है तो शायद हम शहजादे को बचा सकें, उन्होंने धीरे से कहा। नूर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हमें फौरन कोशिश करनी चाहिए, वक्त हमारे खिलाफ है। इसी लम्हे महल के एक खामोश कमरे को आर्जी दवाखाना बना दिया गया। नूर जड़ी बूटियां साफ करती, उन्हें पीसने में मदद देती और हकीम रहमान एहतियात से मिकदार नापते। कदीम नुस्खे में दर्ज हर हिदायत पर पूरी तवज्जो दी जा रही थी। शीशी में मौजूद खुश्क सफूफ को एक खास अर्क में घुला गया, फिर उसे हल्की आंच पर पकाया गया। कमरे में जड़ी बूटियों की तेज खुशबू फैल गई। कई घंटों की मेहनत के बाद दवा तैयार हुई। सबसे मुश्किल मरहला अब सामने था, उसे आजमाना। शहजादा कामरान नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटा था। बादशाह और चंद करीबी दरबारी तशवीश से खड़े थे। हकीम रहमान ने नूर की तरफ देखा, जैसे उसकी हिम्मत से हौसला ले रहे हों। फिर आहिस्तगी से दवा का चंद कतरे शहजादे के मुंह में डाल दिए गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, लम्हे जैसे ठहर गए हों। नूर की दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद मिनट बाद शहजादे की बेतरतीब सांसें कुछ संभलने लगीं। उसके माथे का पसीना कम हुआ और उसकी पलकें हल्की सी जुम्बिश करने लगीं। सांसें मुतवाजिन हो रही हैं, हकीम ने हैरत से कहा। चंद घंटों में बुखार की शिद्दत कम हो गई। अगली सुबह शहजादे ने आंखें खोल दीं। कमजोरी बाकी थी, मगर जिंदगी की रमक वाज़ेह थी। कमरे में मौजूद सबके चेहरों पर सुकून उतर आया। उम्मीद ने पहली बार शिकस्त खाने से इनकार किया था। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे एक और इम्तहान दरपेश था। वो फौरन दवा की कुछ मिकदार लेकर घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से आयशा को वही दवा पिलाई। सलीम खामोशी से दुआ मांगता रहा। चंद घंटों बाद आयशा की सांसें हमवार होने लगीं। उसके चेहरे पर मध्यम सी सुर्खी लौट आई। अगले दिन वो खुद से बैठने के काबिल हो गई। सलीम की आंखों में शुक्र के आंसू थे। नूर ने मां का हाथ थाम लिया। घर जो कई दिनों से खौफ की गिरफ्त में था, अब उम्मीद की रोशनी से भरने लगा था। सच और इल्म ने मिलकर मौत के साए को पीछे धकेल दिया था। शहजादे की सेहत संभलते ही महल में तफ्तीश का आगाज हो गया। शाही मुहाफिजों ने जश्न के दिन के तमाम खादिमों और बावर्चियों को तलब किया। तहकीक की कड़ियां एक ही नाम पर आकर रुक गईं, फरीद। जब उसे दरबार में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ नुमाया थी, मगर आंखों में अजीब सी जिद भी थी। बादशाह के इशारे पर हकीम रहमान ने कदीम नुस्खा और जहरीले पौधे का जिक्र किया। फिर नूर ने सुकून मगर मजबूत लहजे में सारी बात बयान की। पुराने कुएं के करीब संदूक की दरियाफ्त, हकीम करीम का नुस्खा और जहर की वही अलामात जो शहजादे और उसकी मां में जाहिर हुईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरीद के हौसले टूट गए। उसने सर झुका लिया और एतराफ़ कर लिया, मेरे वालिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उन्हें बेइज्जत करके निकाला गया। वो सदमा बर्दाश्त न कर सके। मैंने कसम खाई थी कि दरबार को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज़ में दुख भी था और पछतावा भी। मेरा इरादा किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने का न था, मगर जहर ने अपना रास्ता खुद बना लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में सोच की गहराई। उन्होंने संजीदा आवाज में कहा, नाइंसाफी का जवाब नाइंसाफी नहीं होता। तुम्हारी नफरत ने बेगुनाहों की जान खतरे में डाल दी। हुक्म दिया गया कि फरीद को कैद में रखा जाए ताकि वो अपने जुर्म की सजा भुगते, मगर साथ ही उसके बाप के मामले की भी असरे नौ तहकीक का ऐलान किया गया, ताकि माजी की गलती अगर थी तो उसे तस्लीम किया जा सके। उसके बाद बादशाह ने सलीम और नूर को दरबार में बुलाया। तुम्हारी वफादारी और हिम्मत ने मेरे बेटे की जान बचाई है, बादशाह ने कहा। सलीम को इज्जत व इनाम से नवाजा गया और नूर को दरबार में खुसूसी मकाम दिया गया ताकि वो हकीम रहमान के साथ इल्म तिब सीख सके। शहजादा कामरान ने कमज़ोर मगर मुस्कुराते हुए नूर का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों के दरमियान खामोश सा एहतराम जन्म ले चुका था, ऐसा एहतराम जो एहसान और सच्चाई से पैदा होता है। यूं ये वाक़या एक सबक बन गया। नफ़रत आखिरकार तबाही ही लाती है। इल्म और सब्र मुश्किल तरीन घड़ी में रास्ता दिखाते हैं, और हिम्मत के साथ बोला गया सच चाहे कितना ही छुपा हो, आखिरकार रोशनी बनकर सामने आ ही जाता है।